हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। बीए फर्स्ट ईयर की भूगोल की क्लास में स्वागत है आप सभी का। तो हम भौतिक भूगोल का अध्ययन कर रहे हैं। आपका ये प्रथम प्रश्न पत्र है। इसमें कल हमने प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी का अध्ययन किया था और आज हम एक नया टॉपिक लेके आए हैं जिसका नाम है संतुलन की संकल्पना, कॉन्सेप्ट ऑफ आइसोस्टेसिस। इसका देखो ये अर्थ है, जैसे पृथ्वी के ऊपर पर्वत है, पठार है, मैदान है और जो जलीय ये जलीय भाग की जो तली है, ये जो पृथ्वी पर है ये टिके हुए कैसे हैं। जैसे पर्वत है तो वो पृथ्वी पर कैसे टिका हुआ है, उसने किस तरह से अपना संतुलन बना रखा है कि इतनी ऊंचाई पर पर्वत होने के बावजूद वो कैसे संतुलन में है, कैसे टिके हुए हैं। तो इस चीज़ का हम अध्ययन करेंगे आज। ठीक है, आइसोस्टेसिस। देखो, भूतल पर पर्वत, पठार, मैदान, झीलें और महासागर आदि पाए जाते हैं जिनके आकार में पर्याप्त अंतर है। अब जैसे पहाड़ होता है, पर्वत है, पठार है, झीलें हैं, मैदानी भाग है, इनके आकार में बहुत ज़्यादा फर्क है। पहाड़ बहुत ऊंचाई पे होता है, हिमालय पर्वत है बहुत अधिक ऊंचाई पे है। विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट, जो पृथ्वी का सबसे ऊंचा स्थान है, 8,848 मीटर इसकी ऊंचाई है। तो ये सभी का आकार इनका अलग अलग है, फिर भी ये भू आकृतियाँ भूतल पर स्थित है, भूतल पे स्थित है। ये आकृतियाँ निश्चित नियम के अनुसार संतुलित है, अन्यथा इनका वर्तमान रूप में स्थित रहना कठिन था। यानी ये जो स्थलाकृतियाँ हैं एक निश्चित नियम के अनुसार पृथ्वी पे टिकी हुई है। अगर वो चीज़ नहीं होती तो इनका पृथ्वी पे अपना अस्तित्व बनाए रखना इनका मुश्किल था। तो हमें वही चीज़ जाननी है कि वो कौन सा नियम है जिसके कारण पर्वत, पठार, मैदान, जो समुद्र तली है, ये स्थित है, अपनी संतुलन अवस्था में है। देखो, आइसोस्टेसिस जो शब्द है वो ग्रीक भाषा का है। पहले जो शब्द कहाँ से आया है उसको देखते हैं। आइसोस्टेसिस यह है शब्द, देखो, ग्रीक भाषा का, ग्रीक भाषा का यह शब्द है। आइसोस्टेसिस, यहाँ जो आइसोस्टेसिस जो शब्द है ये ग्रीक भाषा के आइसोस्टेसिस तो है अंग्रेजी शब्द, ठीक है। तो ये जो अंग्रेजी शब्द है ग्रीक भाषा के आइसोस्टेसियस से आया है। आइसोस्टेसियस, इससे ये बना है, आइसोस्टेसियस से, ठीक, जिसका अर्थ होता है समस्थिति। ठीक है, इसका देखो अर्थ क्या है, समस्थिति। समस्थिति यानी समान स्थिति, एक संतुलित अवस्था में। ठीक है, और जो संतुलन शब्द है देखो उसका सबसे प्रयोग किसने किया था। जो संतुलन शब्द आया है ये देखो, संतुलन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग 1889 में ये भूगर्भवेत्ता थे, भूगर्भवेत्ता डटन महोदय ने किया था। ठीक है, जो संतुलन शब्द है उसका सबसे पहले प्रयोग 1889 में भूगर्भवेत्ता डटन महोदय ने किया था। जो संतुलन शब्द है सबसे पहले इन्होंने दिया था। तो इसमें देखो प्रारंभ में देखो क्या हुआ था, जब हिमालय है ना अपना, जैसे हिमालय में एक सर्वेयर थे, सर एवरेस्ट। सर एवरेस्ट थे, एक अंग्रेज थे यहाँ। ठीक है, तो वो क्या कर रहे थे, हिमालय में
इसका सर्वे करे थे, इनका कुछ देशांतर निर्धारित करे थे हिमालय का। हिमालय का कल्याण स्थान जगह का नाम है कल्याण और कल्याणपुर, ये दो स्थान थे। और देखो जो सर्वे कर रहे थे वो किस आधार पे कर रहे थे, एक तो खगोलीय और गणितीय, गणितीय और खगोलीय। खगोलीय और गणितीय आधार पर इसका जो है जो सर्वेक्षण कर रहे थे हिमालय का। कल्याण और कल्याणपुर नामक दो स्थानों का अक्षांशीय माप त्रिभुजीकरण तथा खगोलीय विधि, त्रिभुजीकरण और खगोलीय विधि से कर रहे थे। त्रिभुजीकरण और खगोलीय विधि से ये अक्षांश निर्धारित कर रहे थे। कहाँ पे, कल्याण और कल्याणपुर। जो कल्याण है वो हिमालय के पास में है, ठीक है, हिमालय के दक्षिण में हिमाचल में ये स्थित है, ठीक है। लेकिन जो कल्याण है इसकी जो हिमालय से दूरी बहुत अधिक है, ये कल्याण के भी दक्षिण में है, लगभग 600 से 700 किलोमीटर दूर था ये, ठीक है। और ये करीबन 60 से 80 किलोमीटर था, पास में था ये 60 से 80 किलोमीटर की दूरी पे ही था, यानी पास में था बहुत अधिक। तो इनमें क्या, तो सर एवरेस्ट थे, जॉर्ज एवरेस्ट, एक नाम है इनका जॉर्ज एवरेस्ट। सर्वेयर सर जॉर्ज एवरेस्ट। ये त्रिभुज, ये अक्षांश निर्धारित कर रहे थे हिमालय के पास में कल्याण और कल्याणपुर का। कल्याण जो की दूरी हिमालय से 60 से 80 किलोमीटर थी, और कल्याण के दक्षिण में कल्याणपुर था जिसकी जो दूरी थी हिमालय से 600 से 700 किलोमीटर थी। तो दो विधियों से ज्ञात कर रहे थे, एक त्रिभुजीकरण और एक खगोलीय विधि से। तो इसमें क्या हुआ, जो हिमालय का जो माप था, जो अक्षांश ज्ञात कर रहे थे, उसका अलग अलग माप आया था। अलग अलग माप आया तो इनको कुछ वहाँ डाउट हुआ, वहाँ से ये संतुलन की जो संकल्पना है वो शुरू हुई कि यहाँ ये अंतर कैसे आ रहा है। तो इसके अंदर दो विद्वान हैं, दो को पढ़ेंगे हम, एरी और प्राट को। दो विद्वानों ने इसमें अपने सिद्धांत दिए हैं संतुलन के लिए। तो एरी और प्राट को का अध्ययन हम इसमें करेंगे। तो एरी, और देखो एरी का जो सिद्धांत है वो सर्वमान्य सिद्धांत है, सबसे अधिक साइंटिफिक जो थ्योरी है वो एरी की मानी जाती है। तो पहले हम एरी का ही अध्ययन करेंगे, तो एरी का जो सिद्धांत है उसी का ही अध्ययन करेंगे। एरी ने जो देखो सिद्धांत दिया था वो तो 13 का नियम होता है उसके आधार पे दिया था, ठीक है। ये समझाते हैं पूरा आपको। सर जॉर्ज एरी की संकल्पना, सर जॉर्ज एरी की संकल्पना। अब इन्होंने क्या अपना मत दिया था वो देखो। एरी ने ये बताया कि ये देखो डायग्राम बनाया है, इधर डायग्राम बनाया है। तो ये एक पात्र है जिसके अंदर पारा भरा हुआ है, ठीक है, पारा भरा हुआ है। और ये जो कॉलम है, जो छड़े हैं, ये लोहे की है, ठीक है, लोहे की छड़े हैं सारी, और अलग अलग ऊंचाई की है, मगर एक ही धातु की बनी हुई है, लोहे की, ठीक है। तो एरी महोदय ने कहा था, जैसे सरल भाषा में ही हम समझ लेते हैं, एरी महोदय ने कहा था कि एक तो देखो, एक उदाहरण देता हूँ एक नाव का। जैसे कोई नाव है, ठीक है,
अब वो नाव जब जल में रहती है तो वो कुछ अंदर तक जाती है जल के, कुछ नाव का जो भाग है वो जल में भी रहता है। ऐसा कहे नहीं एकदम पानी के ऊपर ही है। जो नाव कहाँ है, पानी के अंदर भी चली जाती है अब संतुलित अवस्था में रहने के लिए। तो जॉर्ज मोदी ये बता रहे थे कि जैसे ये जो छड़ है बीच वाली सबसे लंबी है, ठीक है, तो इनका ये है कहने का मतलब कि जो वस्तु जितनी अधिक ऊपर होती है वो उतनी ही नीचे होगी, बल्कि 9 भाग उसका नीचे होगा वस्तु का। यानी जो वस्तु जितनी ऊपर है उसका उतना ही भाग नीचे होगा। अब देखो ये जो वस्तु है बीच वाली ये यहाँ तक है, ठीक है, यहाँ तक तो है ऊपर, यहाँ से नीचे क्या है, ये पारे में है ये, यानी इतना भाग तो इसका ऊपर है, लगभग 35% भाग इसका ऊपर है और 65% भाग इसका नीचे है। नीचे कहाँ, अधस्तर, अधस्तर में है इसका, ठीक है। अधस्तर कहते हैं या क्षतिपूर्ति तल कहते हैं इसे, जहां पर ये बराबर होता है इनका तल। उसके बाद देखो समान घनत्व, ये जो छड़े हैं इनका समान घनत्व है, ठीक है, लेकिन इनकी ऊंचाई है वो अलग अलग है। अब जैसे ये जो छड़ है इससे कम ऊंची है, ठीक है, तो इतनी कम ऊंची है तो ये क्या है, उतनी ही गहराई में है। यानी जो वस्तु जिनका घनत्व बराबर है मगर गहराई अलग अलग है, ठीक है, तो कहने का ये तात्पर्य है इनकी जो गहराई है वो तो क्या है, अलग अलग है, मगर घनत्व सबका समान है, ठीक। इसमें आगे देखते हैं अपने। एरी ने सर्वप्रथम इस मत का सुझाव दिया कि पृथ्वी की क्रस्ट अधिक घनत्व वाले अधस्तर में तैर रही है। जो पृथ्वी है वो अधस्तर में तैर रही है। पृथ्वी अधस्तर या सबस्ट्रेटम कहते हैं इसे, अधस्तर को सबस्ट्रेटम में तैर रही है। यानी जो पृथ्वी है ये, यानी जो सियाल है सियाल सीमा पर तैर रहा है, ठीक है। तो पृथ्वी क्या है, अधस्तर में तैर रही है, या जो सियाल है वो सीमा पर तैर रहा है, उन्होंने ये चीज कही। तो उन्होंने कहा कि इस प्रकार जो हिमालय भारी ग्लासी मैग्मों में तैर रहा है, जो हिमालय है, हिमालय भारी ग्लासी मैग्मा में तैर रहा है। उसके बाद अगला देखते हैं इनका। एरी ने बताया कि हिमालय अधस्तर के ऊपरी भाग तक ही नहीं तैर रहा है, वरन काफी नीचे तक प्रविष्ट है। यानी जो हिमालय है वो काफी गहराई तक प्रविष्ट है, जितना भाग हिमालय का ऊपर है उसका उतना ही भाग, बल्कि उससे ज्यादा भाग पृथ्वी के नीचे गर्भ में है। जिस प्रकार एक नाव पानी में तैरती है तथा उसका अधिकांश भाग जल में डूबा रहता है, उसी प्रकार हिमालय भी अधिक घनत्व वाले मैग्मा में तैर रहा है। महाद्वीपीय भाग का औसत घनत्व 2.67 है। महाद्वीपीय भाग का औसत घनत्व 2.67 है, ठीक। और जो सबस्ट्रेटम है, सबस्ट्रेटम
का घनत्व 3 है। ठीक है, तो जो सब स्ट्रेटम है इसका क्या है, घनत्व अधिक है, और जो महाद्वीप है उसका घनत्व कम है। फिर आगे देखो, इसमें महाद्वीपीय भाग का औसत घनत्व 2.67 और सब स्ट्रेटम का 3 मान लिया जाए तो क्रस्ट के प्रत्येक भाग को सब स्ट्रेटम के ऊपर रहने के लिए क्रस्ट के 9 भाग, यहाँ सुनो, क्रस्ट के 9 भाग को सब स्ट्रेटम के नीचे रहना पड़ेगा, ये बात कही है। अब इसमें देखो ये बात क्यों कही है। अब जैसे कोई आइसबर्ग है, ठीक है, एक छड़ बनाता हूं मैं, अब मान लो कोई आइसबर्ग है, ठीक है, और इसको 10 भागों में बांटना है अपने, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 10 भाग मानते हैं। अब ये जो आइसबर्ग है, इसको ये तो जल पे तैर रही है मान लो, ठीक है, जल पे तैरने के लिए इसके कम से कम 9 भाग को जल के अंदर रहना पड़ेगा। ठीक है, ये जो 9 भाग है वो क्या है, जल के अंदर है, और बाकी जो इसका भाग है जल के ऊपर है, यानी इसके एक भाग को तैरने के लिए इसका 9 भाग है वो जल के अंदर रहेगा। क्यों रहेगा, संतुलन के लिए, ताकि ये संतुलित रूप से तैर सके पानी में। ठीक है, संतुलन बनाने के लिए इसका जो 9 भाग है वो जल में डूबे रहते हैं, तब जो आइसबर्ग है वो तैर पाता है, और यही जो एरी महोदय कह रहे हैं। आगे देखो, इसमें जो देखो एरी महोदय ने आगे कहा है, जैसे हिमालय, उन्होंने कहा है जैसे आइसबर्ग का 9 भाग जल में रहता है संतुलन के लिए, उसी तरह से हिमालय के का भी 9 भाग समुद्र में रहेगा संतुलन के लिए। तो हिमालय की ऊंचाई कितनी है, 8,848 मीटर है। ठीक है, अब इसको अगर 9 से गुना करते हैं अपने, ठीक है, अब इसे 9 से गुना करते हैं तो 79,632 मीटर आता है, 79,632 मीटर। ठीक है, यानी इतना जो भाग है वो कहाँ रहेगा, सब स्ट्रेटम में रहेगा, पृथ्वी के अंदर रहेगा, पृथ्वी के भूगर्भ में रहेगा इतना भाग हिमालय का। यानी इतना तो इसका ऊपर है, इसका जो 9 भाग है 79,632 मीटर, ये कहाँ, सब स्ट्रेटम में रहेगा, ताकि हिमालय संतुलित रूप से खड़ा रहे अपने स्थान पे। तो ये एरी महोदय ने ये बताया था। आगे देखते हैं एरी महोदय की। तो इस प्रकार एरी ने बताया कि हिमालय अपनी वास्तविक आकर्षण शक्ति का प्रयोग कर रहा है, क्योंकि इसकी एक हल्के पदार्थ वाली लंबी जड़ है। तो हिमालय है, उसकी जो जड़ है वो हल्के पदार्थ से बनी है, जो कि सब स्ट्रेटम में है, और इसके और हल्के पदार्थ वाली जड़ ऊपर के पदार्थ को संतुलित कर देती है। हिमालय की जो जड़ है वो हल्के पदार्थों से बनी है, और ये जो हल्के पदार्थ से जो जड़ बनी है वो हिमालय को संतुलित करती है। इन आधारों पर एरी ने अपने मत का प्रतिपादन किया, जो भाग जितना अधिक ऊंचा होगा, ठीक है, उसका अधिक भाग सब स्ट्रेटम में डूबा रहेगा। जो भाग जितना अधिक ऊपर है वो भाग उतना ही अधिक नीचे सब स्ट्रेटम में रहेगा, और जो भाग कम ऊंचा होगा वो कम डूबा रहेगा। ठीक है, जैसे ये देखो यहाँ एक छड़ है, इसका कम भाग ऊंचा है, तो ये इसका कम भाग ही इसमें डूबा हुआ है। तो ये थ्योरी दी थी एरी महोदय ने। तो इसका मूल्यांकन करते हैं। तो मूल्यांकन में देखो एरी की जो संकल्पना है वो सबसे अधिक मान्य है, एक साइंटिफिक इसे माना जाता है, क्योंकि ये प्लेट विवर्तन की जो नियम है उनका पालन भी करती है। तो सबसे अधिक मान्य जो सिद्धांत है वो एरी का ही है। तो एरी में देखो, इसमें आगे ये कहा गया, इसकी थोड़ी सी आलोचना की गई इसके सिद्धांत की।
विद्वानों ने कहा कि जो हिमालय का जो भाग है इतनी अधिक गहराई के अंदर रहेगा, तो पृथ्वी क्या है अंदर से गर्म है। अब जैसे मैंने बताया था आपको कि 32 मीटर पृथ्वी के अंदर जाने पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ जाता है। ठीक है, यह आपको बताया था। तो इतना जब 79,632 मीटर अंदर जाएंगे तो कितना अधिक तापमान हो जाएगा। तो विद्वानों ने कहा इतने अधिक तापमान में क्या हिमालय की जो जड़ है वो मतलब कि पिघल नहीं जाएगी, मतलब कि पिघली अवस्था में होना चाहिए। इतनी हीट है पृथ्वी के अंदर, कोई भी चीज़ सॉलिड कंडीशन में नहीं रह सकती वहाँ, यानी हिमालय की जो जड़ है उसको पिघल जाना चाहिए, ये विद्वानों ने कहा था। तो यहाँ पर थोड़ा सा सिद्धांत है एरी का, वो भ्रामक सा लगता है। बाकी ये जो सिद्धांत है साइंटिफिक सिद्धांत है एकदम, पृथ्वी की संतुलन की संकल्पना को लेकर। तो ये एरी का सिद्धांत था, समझ में आया होगा आपको। जहाँ आपको नहीं समझ में आता है वहाँ आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, तो कल जो नेक्स्ट वीडियो लेंगे उसमें हम प्राट का सिद्धांत पढ़ेंगे। तब तक के लिए घर पे रहें, स्वस्थ रहें, धन्यवाद।